भीतर का हिंदुस्तान मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। उसका नाम चपाती कैसे पड़ गया यह किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं, किंतु सभी लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। यह नाम उपेक्षा या घृणामूलक नहीं है। आप कह सकते हैं यह उसके कौशल की स्वीकृति और उसके प्रति प्यार का सूचक है। चपाती के यहाँ से जो भी बाल बनाकर आता है उसका सिर हल्का हो जाता है। कुछ देर के लिए वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। शहर में नाइयों या अच्छे सैलूनों की कमी नहीं, परंतु चपाती के चाहने वालों की संख्या इस शहर में बहुत बड़ी है। पतली मूंछों के नीचे पतले होठों की रसिकता एवं सहृदयतापूर्ण मुस्कान, ललाट पर 3 सीधी रेखाएं, उसकी आंखें भवों की गहराइयों से सामने बैठे ग्राहक के बालों और कैंची के कौशल से धीरे धीरे पुराने चेहरे में से उभरते नए चेहरे को मुग्ध भाव से निहारती, साथ ही नए आगंतुकों के प्रति परिचय की गहराई के अनुसार चमकती, स्वागत करती और पुनः अपने कार्य में व्यस्त होती। कभी कुशल खिलाड़ी तो कभी कुशल अभिनेत्री की भांति लगती है। बाल बन जाने के बाद उसे पानी के फुहारों से भिगोते भिगोते उसकी उंगलियां बेचैन होने लगती हैं और तनिक देर में बालों से खेलने में मगन हो जाती हैं। कभी कंधों पर सरकती, कभी गर्दन की नसों को सहलाती, कभी ललाट पर धीरे धीरे परंतु एक ताल में नाचती, थिरकती, नासिका के दोनों ओर घूमकर पुनः कान के पास मानो कुछ गुनगुनाती, पट्टियों से गुजरती, पलकों को धीरे धीरे सहलाती चुपचाप कब सिर पर पहुंचकर थिरकने लगती है पता ही नहीं चलता। बाल बनवाने वाले मानो समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मन और शरीर एकाकार हो जाता है। देखने वाले भी इस जादू से वंचित नहीं रह पाते। इच्छा होती है यह खेल चलता ही रहे, कभी खत्म न हो, किंतु दुनिया में ऐसा कौन सा खेल है जो खत्म नहीं होता। यह जादुई खेल भी अपने पड़ाव पर पहुंचता है। सिर पर थिरक थिरक कर नाचती चपाती की उंगलियां भी मंद होती होती थम जाती है और एक मुलायम तौलिया सिर पर दबे पांव आकर अपना काम समाप्त कर मानो कहता है फिर आइएगा, और मुग्ध मन ग्राहक संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त और प्रसन्न लौटता है। चपाती से बाल कटवाना एक रोमांटिक और आध्यात्मिक अनुभव है। चपाती की उम्र 58 पार कर रही है, लेकिन मेरी ही तरह उसका जन्म जब हुआ था तब हुआ था जब देश पराधीन था। उसके पिताजी और दादा अंग्रेजों के बाल काटकर पुरस्कार और प्रमाण पत्र पा चुके हैं। वे सब उसकी दुकान की गरिमा और शोभा बढ़ाते हैं। शायद अंग्रेजों की प्रशंसा की देखा देखी में आज़ादी के बाद चपाती की खूबियां देसी साहबों ने भी बखानी है, मगर प्रमाण पत्र देते समय यह हिदायत देते हुए कि उनका फ्रेम सबसे अच्छे फ्रेम में सबसे ऊंची जगह पर लगाया जाए ताकि हर कोई उनका नाम देख सके। चपाती समझ नहीं पाता कि वे प्रमाण पत्र उसके बाल बनाने के कौशल की तारीफ में हैं या प्रमाण पत्र देने वाले के अपने ही नाम के विज्ञापन। चपाती के पास कहानियों की कमी नहीं, किंतु बाल बनाते समय वह बिल्कुल चुप रहता है। कुछ पूछने पर सहृदयतापूर्वक हाँ हूँ में जवाब देता है। वह उसके कार्य की तल्लीनावस्था होती है। चपाती मेरा लंगोटिया यार है। हम लोग एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं। पढ़ने में वह मुझसे तेज था। गणित में मैं जहाँ भोंदू था वहीं वह अपनी कैंची सी तेजी से दुष्कर बालों की तरह गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों का वारा न्यारा कर देता था। चपाती अफसर बनना चाहता था। यह उसके लिए कोई बड़ी बात न थी, किंतु नियति को यह शायद मंजूर न था। अपने पिताजी की अचानक मृत्यु के कारण उसे दुकान संभालनी पड़ी और मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। समय परिवर्तन के अनेक रास्ते तय करता हुआ आगे बढ़ता गया। मेरे कई स्थानांतरण हुए, शुरू में स्वाभाविकता के साथ और फिर धीरे धीरे परिवर्तनों का रूप अजीबोगरीब ढंग से बदलता चला गया। राजनीति में पढ़े अनपढ़ हर तरह के लोग आते गए।
हमारा कार्यक्षेत्र संविधान की सीमाओं से निकलकर हमारे विधाताओं की रुचि अरुचि के क्षेत्र में आता चला गया। कई बार आशा बंधी समय बदलेगा, किंतु समय जटिल से जटिल होता गया। जिन्होंने हवा के रुख के अनुसार जीना सीख लिया वे आगे निकलते चले गए। जो बदलने को तैयार नहीं हुए उन्होंने अपार कष्ट झेले। स्थानांतरण से लेकर पंकिल आरोपों तक, बच्चों का भविष्य, परिवार का सुख शांति कुछ भी अब प्रभावित नहीं रही। चपाती से इस बीच कभी कभार ही मिलना हुआ। उसके सैलून का हुलिया कई बार बदला, किंतु इस बार जब 10-15 वर्षों बाद लौटा तब उसने एक नया ही रूप ले लिया था। उसके सैलून के काफ़ी भीतर एक और अंतः कक्ष बन चुका था जो आगे के कक्ष से कहीं अधिक सजा संवरा था। लाल नीले पीले रंग के बोतल, तरह तरह के क्रीम पाउडर, चमकती कैंचियाँ, उस्तरे आदि आदि। भीतर की दुनिया बाहर से कहीं अधिक शानदार थी। आरामदेह कुर्सियाँ, प्रतीक्षा के लिए कीमती सोफे, खिड़कियों पर कीमती पर्दे और पूरा कमरा वातानुकूलित। एक दिन मैंने चपाती से पूछा, यह एक और व्यवस्था क्यों? फिर जरा छेड़ते हुए मैंने पूछा, कहीं प्रेम का रोग तो नहीं पाल बैठे बुढ़ापे में? अपनी महीन मूछों के नीचे पतले होठों में रसिकता घोलते हुए चपाती ने तनिक शरारत से कहा, भैया यह एक और हिंदुस्तान है, भीतर का हिंदुस्तान। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसकी ओर साश्चर्य देखा। फिर उसने करीब करीब फुसफुसाते हुए कहा, पिछले 30-40 वर्षों में आसपास इंसानों से भी ज़्यादा दफ्तर खुल गए हैं। हमारे चारों ओर दफ्तर ही दफ्तर हैं, सरकारी गैर सरकारी, अनेकों प्रकार के। जिंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है उससे भी ज़्यादा तरह के दफ्तर। सबका दावा करीब करीब एक है, जनता के जीवन की खुशहाली। सबके नारे एक से एक रंगीन और भड़कीले। दफ्तर इतने ऊंचे कि वहां खड़े होने पर अपनी तुच्छता और हीनता का एहसास भी बड़े बड़े लॉन, हरियाली, झरने, फव्वारे और न जाने क्या क्या। अब वहाँ काम करने वाले इन चीज़ों के इतने आदी हो गए हैं कि वे हर जगह वैसी ही सुविधा और शान देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि नाई की दुकान में भी वे कहते हैं, दाम चाहे जितना ले लो पर आराम और शान में कमी ना हो। आखिर काम और तनख्वाह किस बात की पाते हैं? अब लोगों के पास पैसे खूब हैं, मगर इन दिनों एक और परिवर्तन आया है। पहले लोग दफ्तर बंद हो जाने पर शाम को बाल कटवाने आते थे, मगर पिछले 15-20 सालों में दोपहर में दफ्तर के समय बाल कटवाने वालों की संख्या बढ़ी है। बाबू साहब सभी मौका देखकर चले आते हैं। पूछो तो बिना संकोच के कहते हैं, शाम का ही समय तो अपना होता है, उसे बर्बाद क्यों करें? काट दे यार जरा सा। मेरे दफ्तर के बाहर रहने से कौन सा हिंदुस्तान पीछे रह जाएगा? लोग क्या इंतज़ार नहीं कर सकते? और फिर वहाँ मुझसे भी बड़े बड़े साहब मौजूद हैं। मगर वह सिलसिला थमता नहीं। मैंने भी अपने कई असिस्टेंट बढ़ा लिए हैं। अंदर का यह शानदार कमरा ऐसे ही साहबों के लिए है। ऐसे लोग आम तौर पर भीतर के कमरे में ही बाल कटवाते हैं। इसमें हजामत बनाने के 50 रुपये ज़्यादा लेता हूँ। इससे साहबों का रुतबा कायम रहता है। बाहर का कमरा तो अब फटीचरों के लिए रह गया है, यानी हम जैसे लोगों के लिए। वे आते ही कहते हैं, चपाती भीतर के हिंदुस्तान में चलो। फिर उसने हंसते हुए कहा, यहाँ हिंदुस्तान की हजामत बनती है। ऐसे हजामत खाने आज हर कदम पर चल रहे हैं। बगल की ब्यूटिशियन महिला अधिकारियों के बाल काटने में व्यस्त रहती है। फिर उसने जरा रुक कर कहा, और भैया मेरा क्या, उनकी हजामत बन रही है, मेरी दुकान चल रही है। कहकर चपाती शरारत से मुस्कुराया और मेरी ओर घूर कर देखते हुए पूछा, भैया छोड़िए इन बातों को, यह दुनियादारी है, चलती ही रहेगी। अच्छा यह बताइए, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक? मगर मैं अपने को प्लेस करने की कोशिश कर रहा था। मेरा हिंदुस्तान कौन सा होगा, अंदर का या बाहर का? मदन मोहन तरुण।